चीजें जिस रूप में है वे उस रूप में क्यों हैं, इस विषय पर आप सोचना शुरू करेंगे तो ईहर्लिच एकदम समझ में आएंगे। ईहर्लिच लिविंग लॉ की बात कर, ईहर्लिच कहते हैं कानून वो नहीं है जो आप संविधि में पा रहे हैं। संविधि यानी इंस्टीट्यूट। कानून वो भी नहीं है जो आप संहिताओं में पा रहे हैं। कानून वो भी नहीं है जो आप न्यायिक निर्णयों में पा रहे हैं। हालांकि ईहर्लिच ऐसा नहीं कह रहे, ईहर्लिच ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये कानून नहीं है जो इंस्टीट्यूट में पा रहे वो भी है, जो निर्णय विधि में पा रहे वो भी है, जो संहिताबद्ध स्वरूप में पा रहे हैं वो भी है कानून। लेकिन सिर्फ यही कानून नहीं है, वो कानून को विस्तृत नजरिए से देख रहे हैं। वो कहते कानून ये शब्द किस चीज के लिए उपयोग होता है, जरा इस पर ध्यान दीजिए। तो कहते कानून एक प्रणाली, इसके लिए उपयोग होता है। कानून जो शब्द है वो शब्द किसके लिए उपयोग हो रहा है? वो एक संकल्पना को अभिव्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है। और ये संकल्पना क्या चित्र खींचती है आपके दिमाग में जब इस शब्द का उच्चारण किया जाता है? तो यह संकल्पना ये चित्र खींचती है कि कोई प्रणाली है जिसके मुताबिक हमें आचरण करना है। और क्यों करना है? इसलिए कि वो प्रणाली जिस ढंग से आचरण करने को कहेगी वो आचरण ठीक है। यद्यपि नियम में यह नहीं लिखा है कि वो स्वयं में ठीक है, लेकिन आपके मन में एक विश्वास है कि अनंत काल से लोग इसका पालन कर रहे हैं, तो निश्चित ही ये ठीक होगा। ठीक है। और इसलिए हम कभी कभी आपसे कहते भी हैं कि अगर कुछ खुलेआम किया जा रहा है, कुछ भी खुलेआम हो रहा है और समाज के अग्रगण्य लोग जिनके बारे में संस्कृत साहित्य में कहा गया महाजनो येन गता सपंथा, यानी आप सिर्फ ये देखें कि महापुरुष किस रास्ते पर चल रहे हैं तो उस रास्ते पर बिना सोचे समझे आप चल दें, क्योंकि वही रास्ता है। इस बात को संस्कृत साहित्य में ऐसे अभिव्यक्त किया कि महाजनो येन गता सपंथा, वो जिधर जा रहे हैं रास्ता उधर ही है। तो हमने कहा ना कि ईश्वर ने आपको विवेक का तत्व दिया है, और वो इसीलिए दिया कि सिद्धांत ये भी है कि कोई कुएं में गिरेगा तो तुम भी गिर जाओगे, और सिद्धांत ये भी है कि महाजनो येन गता सपंथा। आपको इन दोनों सिद्धांतों में से किस परिस्थिति में कौन सा सिद्धांत चुनना चाहिए, ये चुनाव करने के लिए ही ईश्वर ने आपको विवेक का तत्व दिया है। उस विवेक के तत्व का इस्तेमाल करना चाहिए। सिद्धांत दोनों हैं, ठीक है ना। तो कई बार होता है कि एक जीवन प्रणाली समाज में स्थान बना चुकी है। आप देखते हैं कि खुलेआम उस प्रणाली के मुताबिक जीवन जिया जा रहा है। समाज के अग्रगण्य लोग उस प्रणाली के मुताबिक जीवन जी रहे हैं। तो भले ही आपको उस जीवन प्रणाली की युक्ति संगतता का ज्ञान नहीं है, भले ही उस जीवन प्रणाली में जो युक्ति संगतता है वो उसमें उल्लिखित नहीं है उस जीवन प्रणाली में, फिर भी
आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उस जीवन प्रणाली का अनुकरण करें, और आप करते भी हैं। आप जीवन प्रणाली जो पूर्व से विकसित है उसका अनुकरण बिना सोचे समझे करते चले जाते हैं, क्योंकि आपका यह विश्वास है कि वो जीवन प्रणाली हमें ठीक और ही ले जाएगी। और कई बार फेसबुक के बेवकूफ जैसे तर्क उठाते रहते हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के जीवन प्रणालियों पर अर्थात विधि के सिद्धांतों पर, तो उसके पीछे भाव यही होता है कि वो मूर्ख हैं। प्रत्येक जीवन प्रणाली अपनी अच्छाइयों को बार बार उल्लिखित नहीं करती, और कोई भी जीवन प्रणाली सभी को अपनी अच्छाइयों से संतुष्ट कर भी नहीं सकती, क्योंकि सभी इस बौद्धिक क्षमता के नहीं हैं कि प्रत्येक जीवन प्रणाली की विशेषताओं को, विशिष्टियों को समझ सकें। इसलिए जिस तरह गुणकारी दवाई, गुणकारी औषधि उसके गुणों को प्रकट किए बिना डॉक्टर आपको देता है और आपसे अपेक्षा करता है कि उस औषधि को, उस दवाई को आप उसके बताए तरीके से उपयोग करें, और आप करते हैं और आप पाते हैं कि उसकी बात ठीक थी, आपको लाभ हुआ है। हां, आप डॉक्टर ही गलत चयन कर लें तो औषधि की गलती थोड़ा ही है, ये तो गलती आपकी है। आपको ईश्वर ने विवेक का तो इसीलिए दिया कि उचित डॉक्टर की पहचान करें। तो अगर जीवन प्रणाली कोई पूर्व से विकसित है तो आपसे अपेक्षा यही है कि आप उसे फॉलो करें, उस पर सवाल ना उठाएं। समाज के अग्रगण्य लोग जो आपसे कम संवेदनशील नहीं है समाज के प्रति, जैसे कई लोग होते हैं ना, बोले बलात्कार हुआ फांसी दे दो, तो क्या सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस आपसे कम संवेदनशील है उस मृतका के प्रति? क्या बचाव जो कर रहा है अधिवक्ता, वो समाज के प्रति संवेदनशील नहीं है? क्या आप ही सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं? लेकिन अगर यह प्रणाली विकसित हुई है कि न्याय का अर्थ ही है कि व्यक्ति को संपूर्ण अवसर मिलना चाहिए अपनी बात कहने का, यह बदले की प्रक्रिया नहीं है, यह न्याय की प्रक्रिया है। और देयर इज अ डिफरेंस, बदले में और न्याय में फर्क है। बदला तुरंत होता है, बदला बिना सोचे समझे होता है, बदला असंतुलित है। ठीक है, आप ईंट के जवाब में किसी की जान ये नहीं ले सकते, बदला असंतुलित है, न्याय संतुलित है। न्याय सोचता और समझता है, उसके बाद कुछ करता है। तो न्याय तत्काल नहीं हो सकता, क्योंकि न्याय सोच समझ कर ही होगा। न्याय बिना सोचे नहीं हो सकता। इसलिए कानूनों में हमेशा आप उल्लिखित पाएंगे कि अनावश्यक विलंब नहीं किया जाएगा। इसका मतलब अगर विलंब आवश्यक है तो किया जाएगा। यह नहीं है कि हम कुछ भी आज ही कर देंगे। और जो बचाव पक्ष का अधिवक्ता है वो भी न्याय में ही सहयोग कर रहा है, क्योंकि अगर एक को भी लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है तो एक चेन रिएक्शन शुरू होता है समाज में, और वो समाज की शांति के लिए घातक होता है। हम तो पिक्चरें बहुत देखते हैं, गाने बहुत सुनते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम गाने और पिक्चर खूब सुनते हैं, खूब देखते हैं। हमने पिक्चर देखी थी सत्या, उसका अंत वही होता है, उसका क्लाइमैक्स जो है, उसमें क्लाइमैक्स में डायरेक्टर ने यही संदेश दिया है कि पुलिस मुठभेड़, इसमें गुंडे को मार देना
ये कभी सामाजिक शांति को जन्म नहीं दे सकता, क्योंकि अगर आप एक को मार देंगे, उसके बेटे को ये लगेगा, उसके दोस्तों को ये लगेगा कि इन्होंने मार दिया, गलत किया। आपको उन्हें संतुष्ट करना होगा कि हमने इन्हें दंड दिया है, मारा नहीं है, और ये दंड हमने नहीं दिया, ये इनके कामों ने इन्हें दिया है। ठीक है ना? और ये विश्वास उसके परिजनों में जगाने के लिए जरूरी होगा कि उसके पक्ष को भी उतने ही कुशल लोग न्यायालय के समक्ष रखें जितनी कुशलता के साथ उस पर आरोप लगाने वालों का पक्ष न्यायालय के समक्ष आ रहा है। इससे बचाव पक्ष का अधिवक्ता जो अभियुक्त के पक्ष में खड़ा है, वो न्याय ही करवा रहा है, वो न्याय की प्रक्रिया में योगदान ये कर रहा है। आपको ये बात समझ में नहीं आती है तो आपको इस प्रक्रिया की आलोचना करने का कोई हक नहीं। आपको बहुत सी चीजें समझ में नहीं आती तो उन प्रक्रियाओं की युक्ति संगतता, इस पर प्रश्न खड़ा करना, यह कहां तक ठीक है, ये खड़ा नहीं हो सकता। तो इहर्लिच इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं चीजों को। वो कहते कानून होता क्या है? वो कहते कानून उस संकल्पना के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। शब्द में संकल्पना, हालांकि हमने कई बार अर्थ स्पष्ट किया है संकल्पना का, कि संकल्पना, कॉन्सेप्शन, इसका क्या अर्थ है? कॉन्सेप्शन किसे कहते हैं, संकल्पना किसे कहते हैं? तो कल्पना से बन रही है संकल्पना। शब्द व्युत, ठीक है, शब्द व्युत्पन्न कहां से हो रहा है देखना यह पड़ेगा। तो जो शब्द की व्युत्पत्ति है वो हो रही है कल्पना से। इसका मतलब यह हो गया कि संकल्पना कुछ भी हो, कुछ दिमाग से संबंधित बात होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी बात क्लियर हो जाती है। अब आप देखें, कल्पना, इमेजिनेशन, ये आपकी है। ठीक है, कल्पना की विशेषता क्या है? हमने कहा ना, शब्दों के अर्थ जिसने डिक्शनरी लिखी वो क्या, जिब्रील, ठीक है, वहां से परवरदिगार के यहां से पता करके आ रहे थे और वो शब्द लिखे गए क्या शब्दकोश में? ऐसा तो हुआ नहीं। व्यक्ति ने समझा कि शब्द किस परिस्थिति के लिए प्रयुक्त हो रहा है, उस परिस्थिति के लिए यह शब्द होगा और शब्दकोश तैयार हुआ। तरीका तो यही है, प्रक्रिया तो यही है। तो हम भी तो थोड़ा उलट चलकर नदी के उद्गम स्थल तक पहुंच सकते हैं। थोड़ा नदी की धार के विपरीत चलिए, नदी कहां से शुरू हो रही है तो पता ही लग जाएगा। तो कल्पना ये कब प्रयुक्त होने वाला शब्द है? जब कल्पना आपकी है, विचार आपका है, इमेजिनेशन आपकी है, दिमाग में जो कुछ पैदा हुआ वो आपके पैदा हुआ। संकल्पना क्या? जब कुछ कहा गया और उसका प्रभाव आपके दिमाग पर हुआ, कुछ उच्चारित हुआ और उसका प्रभाव आपके दिमाग में हुआ और आपके दिमाग ने उस शब्द के उच्चारण के कारण एक कल्पना गढ़ी है, तो उस कल्पना को संकल्पना कहते हैं। जो शब्द के उच्चारण के प्रभाव से आपके दिमाग में उत्पन्न हुई है। ठीक है ना, एक शब्द उच्चारित हुआ और उस शब्द के उच्चारण से आपके दिमाग में एक पिक्चर पैदा हो गई जो पहले नहीं थी, जिसे आपने पैदा नहीं किया। आपने कहा गया रेलगाड़ी, रेल आ रही है, आपके दिमाग में तुरंत एक पिक्चर पैदा हुई कि इंजन, पीछे गाड़ी, डिब्बे, ऐसी कोई चीज आ रही है। ये संकल्पना है। आपने कहा गया बूढ़ा आदमी, आपके दिमाग में पिक्चर आ गई, गालों पर झुर्रियां होंगी, कमर झुकी होगी, जबकि रेखा को देख लो तो वो तो कहीं नहीं, अभी भी एकदम ठीक है। अमिताभ बच्चन को देख लो, अगर बाल वाल थोड़ा काले वाले कर दिए जाएं तो कहीं कुछ नहीं।
ठीक है, वो जो आपके दिमाग में पैदा हुआ उससे वो मेल नहीं खाता है, ठीक है ना। तो संकल्पना इम्परफेक्ट है, उसमें कमी है ये तो कहा जाएगा, लेकिन संकल्पना है। बूढ़ा आदमी एक संकल्पना है, आदमी एक संकल्पना है। जब भी कोई शब्द उच्चारित हो और आपके दिमाग में कुछ आ जाए, कुछ प्रतिबिंबित होने लगे, कुछ रिफ्लेक्ट होने लगे, तो जो रिफ्लेक्ट होता है बस वही संकल्पना है। कल्पना आप कुछ पैदा कर रहे हो, आप है नहीं कहीं, किसी के प्रभाव से नहीं पैदा हो रहा, आपका दिमाग इमेजिन कर रहा है। फर्क है कल्पना और संकल्पना। तो इहरलिच जो ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, अपना सेंट्रलाइज कर रहे हैं, आपको विचारक कहां पर विचार कर रहा है उस विचार बिंदु को समझ लेना है। फिर विचारक जो कुछ कह रहा है वो तो बिल्कुल ऐसे दिखाई देता है, क्रिस्टल क्लियर, जैसे आपको संसार में उपस्थित विभिन्न वस्तुएं दिखाई देती, एकदम क्लियर दिखाई देता है। जब तक वो विचार कहां पर कर रहा है, उसका विचार बिंदु कहां है, ये आपको समझ में नहीं आता, तब तक कठिनाई है, तब तक समझ में नहीं आता, बात ही नहीं आती। और ज्यूरिस्प्रूडेंस के साथ यही कठिनाई है। हर विचारक का एक विचार बिंदु है, वो वहां पर विचार कर रहा है और आपको वहीं पहुंचना है। हमने कहा ना, ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ने के लिए एक विशेष मनस्थिति चाहिए, और ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ाने को भी एक विशेष मनस्थिति चाहिए। इसीलिए हमने कहा था इस विषय को हम शाम को नहीं रख सकते, क्योंकि शाम को पजल्ड होते हैं, नहीं हो सकता। आपको एक विचार का बिंदु है, प्रत्येक विचारक का, वो समझ लेना है, वो सोचता कहां पर है। और ये पढ़ना ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, ये एक विशेष प्रकार की आर्ट है, ये सामान्य कानून नहीं है। ज्यूरिस्प्रूडेंस ये बताता है कि जिसे तुम कानून कह रहे हो वो वाकई कानून है भी, क्योंकि किसी का भी कुछ भी नाम रख देने से उसमें नाम के अनुरूप गुण पैदा हो जाए जरूरी नहीं है। आप गधे को गाय कहोगे, गाय को गधा कहोगे, तो आप नहीं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, दुनिया के सारे लोग एक मत होकर कहें कि गाय गधा है और गधा गाय है, तो न तो गाय में गधे के गुण पैदा होंगे और न गधे में गाय के, कुछ नहीं होगा। गधा गधा है, गाय गाय है। ज्यूरिस्प्रूडेंस आपको यही बताता है कि ये जो कानून आपके सामने रखा है, ये कानून है भी, ऐसा तो नहीं कि ये कानून हो ही ना और आप इसे कानून माने बैठे हैं। इसलिए ज्यूरिस्प्रूडेंस हमने आपसे जब पढ़ाना शुरू किया तो हमने आपसे चर्चा की थी, हमने कहा था राजा तो बहुत हुए, विक्रमादित्य क्यों जाने जाते हैं, विक्रमादित्य का नाम याद क्यों किया जाता है, राजा तो सैकड़ों हजारों हुए। विक्रमादित्य इसलिए जाने जाते हैं, उन्हें यह मालूम है न्याय क्या है, किस परिस्थिति को न्याय कहते हैं, और उन्होंने विवेक के अंतर्दर्शन, ठीक है, विवेक के प्रयोग के माध्यम से, विवेक के अंतर्दर्शन के प्रकाश में चीजों को निर्धारित किया है, किन्हीं संहिताबद्ध नियमों के मुताबिक नहीं, क्योंकि संहिताबद्ध नियम स्वयं भी गलत हो सकते हैं, हो सकता है वो कानून हो ही ना। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस, अगर आप पीसीएस जे करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल मतलब की चीज नहीं है। अगर आप ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में ये कहते हैं कि यूजलेस सब्जेक्ट है, इसका मतलब यह हुआ कि कानून की दुनिया में आप सबसे निचले पायदान पर रहना चाहते हैं। आपने ये समझ लिया है कि आपकी औकात सिर्फ इतनी ही है। औकात शब्द का प्रयोग हम जानबूझकर आपके अहम को चोट पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, अन्यथा ये थोड़ा घटिया शब्द है, इसका उपयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन कई बार होता है कि घटिया का ही उपयोग करना पड़ता है,
तो जानबूझकर हम इस शब्द का उपयोग कर रहे हैं कि अगर आपकी धारणा जूरिस्प्रूडेंस के संबंध में यह है तो निश्चित ही आप मान लो कि आपने ये मान लिया है कि आपकी औकात अर्थात आपकी क्षमता कानून में उच्च स्थानों पर काम करने की है ही नहीं, क्योंकि इट विल बी द सुप्रीम कोर्ट, इट विल बी द हाई कोर्ट। और विधायकों को भी मालूम था कि सामान्य मनुष्य इस ढंग का नहीं हो सकता कि वो इस बात का परीक्षण कर पाए कि वो चीज जो विधायिका ने विधि के रूप में पारित कर दी विधि है या नहीं है। इसका परीक्षण सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाएगा, इसीलिए लोअर जुडिशरी को यह हक नहीं है कि वो एक्ट्स की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी और अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर एक भी शब्द कह पाए। ये सुप्रीम जुडिशरी का हक है, हायर जुडिशरी का हक है। रखा ही इसीलिए क्योंकि उन्हें मालूम है कि इट विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, विच इज नॉट इजी टास्क फॉर एवरीवन टू अंडरस्टूड दोज प्रिंसिपल्स। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय और बड़ा रोचक भी है। यह ये कह रहे हैं कि कानून ये शब्द जिस जीवन प्रणाली के लिए उपयोग होता है वो जीवन प्रणाली पूर्व के लोगों ने समाज के लिए उपयुक्त जानी है, इसलिए वे लगातार उसका पालन करते चले आए हैं, ठीक है। और आपसे भी अपेक्षा यह है कि आप उस जीवन प्रणाली का पालन करो, अर्थात कानून नामक शब्द या कानून शब्द अपने में एक संकल्पना है, एक पिक्चर उत्पन्न करता है आपके दिमाग में। जैसे ही कानून शब्द का उच्चारण होता है आपके दिमाग में जो पिक्चर आती है वो एक जीवन प्रणाली के संबंध में आती है, ठीक है। और आपके दिमाग में पिक्चर बनती है कि इस जीवन प्रणाली का नियमितता के साथ हमें पालन करना चाहिए, अर्थात जीवन प्रणाली एक नियम के रूप में आपके दिमाग में पैदा हो जाती है, ठीक है। कानून एक नियम का बोध कराता है, एक नियम की संकल्पना आपके दिमाग में देता है। और नियम जीवन प्रणाली जब रेगुलर पालन की जाती है तो इस रेगुलर पालन करने की प्रक्रिया को ही नियम ये कहा जाता है, ठीक है ना। और जब रेगुलर प्रणाली, ठीक है, रेगुलर किसी जीवन प्रणाली का पालन करेंगे यानी आप उस प्रणाली का आदतन अनुपालन कर रहे हैं, यानी आदत अंत में नियम बनेगी, ठीक है ना। तो यर्लिच ये कहते हैं, यर्लिच कहते हैं कानून क्या नियम है। नियम क्या है? जीवन प्रणाली है। जीवन प्रणाली क्या है? एक निश्चित ढंग से काम करने की प्रवृत्ति है, ठीक है। तो यर्लिच कहते हैं कि कानून जिस चीज के लिए उपयोग होता है, कानून शब्द जिस चीज के लिए उपयोग होता है वो एक जीवन प्रणाली होती है जिसका लोग बिना सोचे समझे सिर्फ इसलिए अनुपालन करते रहते हैं क्योंकि उनके पूर्व के लोग उसका अनुपालन कर रहे थे। उनमें से कुछ लोग उस नियम की युक्ति संगतता को भी जानते हैं, यह भी जानते हैं कि पूर्व के लोग इसलिए पालन करते हैं क्योंकि वो युक्ति संगत था। लेकिन शेष समाज उस नियम की युक्ति संगतता को नहीं जानता, लेकिन फिर भी पालन करता है। जिसे आधुनिक विज्ञान ये कहता है कि सेम परिवार में शादी करने पर आनुवंशिक रोगों की संभावना है, ठीक है ना। तो इस प्रणाली की वैज्ञानिकता को, इस प्रणाली की युक्ति संगतता को हम भले ही ना जाने कि सपिंड या प्रसिद्ध कोर्ट की नातेदारी में शादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम इसका पालन करते रहते हैं, ठीक है। यर्लिच यही कह रहे हैं कि कानून का मतलब ही ये होता है।
अब इस जीवन प्रणाली को संहिताबद्ध विधि के रूप में विकसित किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, यह अलग बात है। ठीक है ना? कोई जरूरी थोड़ा ही है कि ये सारी विधि संहिताबद्ध विधि के रूप में आ जाएगी। ये आवश्यक थोड़ी है कि सारी विधि निर्णय विधि बन जाएगी, जरूरी नहीं है। यह भी जरूरी नहीं कि संविधि के तौर पर यह सारी विधि आ जाएगी, कोई आवश्यक नहीं, बल्कि उल्टा है। आप जो संविधियों में देख रहे हैं, आप जो संहिताबद्ध विधि में देख रहे हैं, आप जो निर्णय विधि में देख रहे हैं, वो इस सजीव विधि का बहुत छोटा भाग है। ठीक है? वो इस सजीव विधि का पूरा भाग नहीं है, उलट स्थिति है। ठीक है? तो इहर्लिच अध्ययन कर रहे हैं समाज का और देख रहे हैं कि समाज के संगठन के पीछे कानून ने किस प्रकार से भूमिका निभाई है। ठीक है ना? और समाज किस प्रकार की जीवन प्रणालियों के पालन के कारण सुख और शांति से रहना, ठीक है, यह संभव बना पाया है। उन नियमों का अध्ययन करना, यानी उनके अध्ययन का केंद्र बिंदु कहां है? समाज में। ठीक है ना? समाज में है उनके अध्ययन का केंद्र बिंदु। उनके अध्ययन का जो विषय वस्तु है, उनके अध्ययन का जो क्षेत्र है, वो इससे संबंधित नहीं है कि हम उन नियमों को लगातार अनुपालित, ठीक है, होना सुरक्षित कैसे करें, इस पर नहीं है उनका ध्यान। होता है एक विचारक एक ही ढंग से सोच पाएगा। हमने कहा ना, एक जिंदगी में आप एक ही काम कर पाएंगे। वे बिरले हैं जिनके अंदर एक योगी के भी गुण हैं, एक गृहस्थ के भी गुण हैं, एक सन्यासी के भी गुण हैं। राम इसीलिए तो महान है, वे राजा राजमहल में रहना है, फिर भी सन्यासी है। वे मुकुट पहन रहे हैं, लेकिन मुकुट से लगाव नहीं है। मुकुट पहनना खराब बात थोड़ी होती है। इसी को स्वभाव में फकीरी कहते हैं। फेसबुक के मूर्ख वो ये जानते तो नहीं स्वभाव की फकीरी क्या होती है। ठीक है, वो तो लोगों की आलोचना, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था ना कि हमारा क्या है, हम तो किसी भी दिन झोला उठा के चल देंगे। वे मूर्ख उस कथन की युक्ति संगतता को, उस कथन के गुण को पहचानते ही नहीं। वो गधे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तुमसे तो तुम कुछ हो ही नहीं अभी, और तुमसे कहीं ये सब छोड़कर चल दो तो छोड़ना मुश्किल है। वो बहुत बड़ी बात है कि सब कुछ छोड़कर यूं ही चल दो और कुछ मन में विषाद ना हो। राम एक दिन पहले राजा हो रहे हैं, रात में राजा हो रहे हैं और सुबह जंगल जाना है। रात में भी उतने ही खुश थे और सुबह भी उतने ही खुश हैं। इसे कहते हैं स्वभाव की फकीरी, क्योंकि उन्हें लगता है जो मेरे पास है वो तो जा ही नहीं सकता, जो गया, ठीक है, वो मूल्यवान ही नहीं है। ठीक है भाई, आप सोचो कि कोई आदमी को छोड़कर चल दिया, उसके मन में कोई विषाद नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। तो वे महान होते हैं जिनमें कई सारी चीजें मिलती हैं। अन्यथा एक व्यक्ति एक जीवन में एक ही बात तरीके से जी सकता है, उसके अलावा जी नहीं पाएगा।
तो होता यह है, इहर्लिच जिस ढंग से देख रहे हैं चीजों को, उनके पूर्व के विचारकों ने उस ढंग से नहीं देखा। उनके पूर्व के विचारक इस बात पर जोर दे रहे थे कि हम उस प्रणाली का अनुपालन सुरक्षित कैसे बना दें, जो प्रणाली समाज को संगठित रखने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है ना? हम उस प्रणाली को सुरक्षित कैसे रखें, क्या करें कि वो प्रणाली जो समाज को लगातार संगठित बनाए हुए है, जो लगातार समाज के तौर पर संगठित रख रही है, अर्थात जो लोगों की आवश्यकताओं अर्थात मानवीय हितों की आपूर्ति में सहायक सिद्ध हुई है, और जिस वजह से लोग उस जीवन प्रणाली का पालन कर रहे हैं, तो उस जीवन प्रणाली का अनुपालन लगातार यदि हम सुरक्षित कर पाए तो व्यक्ति के हितों की पूर्ति हमेशा होती रहेगी और व्यक्ति समूह के तौर पर, समाज के तौर पर संगठित बना रहेगा और व्यक्ति की आवश्यकताएं ये बनी रहेंगी, पूर्त होती रहेंगी और समाज की गति, सामाजिक प्रगति ये चलती रहेगी। पूर्व के विचारकों का इस पर ध्यान है। वो विधि को सामाजिक नियंत्रण के साधन के तौर पर देख रहे हैं और वो जब इस पर विचार करते हैं कि हम इस जीवन प्रणाली का अनुपालन, इन जीवन प्रणाली अर्थात इन नियमों का अनुपालन जो समाज को संगठित बनाए रखने में सहायक सिद्ध हुए हैं, इनको सुरक्षित कैसे करें, अर्थात इनका अनुपालन कैसे सुरक्षित करें और साथ ही नए नियमों का विकास। क्योंकि एक समाज जिन नियमों के अनुपालन से, ठीक है, शांत और प्रसन्न रह सका है, समय के विकास के साथ जो अगला समाज आएगा वो उन नियमों के अनुपालन से शांत और प्रसन्न रहेगा, इसकी गारंटी नहीं है। मनुष्य आग के युग में उसे जिस नियम की आवश्यकता थी, पत्थर के युग में जिस नियम की आवश्यकता थी, पशुपालन के युग में या कृषि के युग में या औद्योगिक युग में, उन नियमों का अस्तित्व खत्म हो गया। जब खेती पर आधारित मनुष्य का जीवन था तो संयुक्त परिवार उपयोगी था, खेती में बहुत काम है, अकेले नहीं किया जा सकता। जब औद्योगिक युग आ गया तो एकल परिवारों का प्रचलन बढ़ा है। अब संयुक्त परिवार से एकल परिवार बनेगा तो विभाजन के और उत्तराधिकार के नियमों में परिवर्तन जरूरी है। पहले स्त्रियों का पालन पोषण, बच्चों का पालन पोषण सामूहिक जिम्मेदारी है, संयुक्त परिवार है और संयुक्त परिवार का योगदान है कृषि में। तो अगर कोई पुरुष खत्म भी हो गया तो भी उसके अपत्यों का, उसकी पत्नी का पालन पोषण ये परिवार के लोग जिम्मेदारी के तौर पर एक अनुभव कर रहे हैं। औद्योगिक समाज हो गया, उन लोगों की आवश्यकता खत्म हो गई। अब लोग सगे भाई को भी, सगी बहन को भी, सगे पुत्र को भी, सगी पुत्री को भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। तो फिर सबको विभाजन में हिस्सा देना होगा। ठीक है ना? युग बदलेगा, सोच बदलेगी, सारी चीजें बदल जाएंगी। तो मनुष्य पूर्व में जिन नियमों और जीवन प्रणालियों के साथ सुखी और प्रसन्न रह पाया, समय के बदलाव के साथ उन्हीं जीवन प्रणालियों के साथ सुखी और प्रसन्न नहीं रहेगा। इसलिए नवीन नियमों की खोज ये कैसे की जाए ताकि समाज में सुख और प्रसन्नता उसी प्रकार बनी रहे जैसे पहले बनी हुई थी। ठीक है? और पहले नियमों का अनुपालन हो रहा था, इसलिए सुख और प्रसन्नता थी। तो इस मतलब नियम के अनुपालन से सुख और प्रसन्नता आएगी, इतना तो सिद्ध है। लेकिन नियम नियम होना चाहिए, ये देखना है। तो नियम को नियम के तौर पर हम बना पाए, इसके लिए क्या
करें हम, ये सोच का विषय होना चाहिए। तो आपका ड्यूगिट ने भी सोचा था और इहरिंग उन्होंने भी सोचा था। ड्यूगिट ने जब इस पर सोचा था तो उन्होंने पाया था कि सामाजिक समीक्षा, अगर इसको हम संतुष्ट करें अपने नियमों के माध्यम से, और सामाजिक समीक्षा क्या है? सामाजिक सहयोग की भावना, परस्पर सहयोग की भावना, तो निश्चित ही हम ऐसे समाज का निर्माण करने में, हम ऐसे नियमों का निर्माण करने में समर्थ हो जाएंगे जो समाज के अस्तित्व को बदलती हुई दशाओं में भी सुखी और प्रसन्न रख सकेगा। और इसके लिए उन्होंने न्यायाधिकरण, एक ट्रिब्यूनल की सिफारिश की थी। किसने? ड्यूगिट ने। और हमने आपसे कहा था इट इज ए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द ड्यूगिट। जब कभी कठिन पेपर बनता है तो उसमें पूछते हैं किस समाजशास्त्रीय विचारक ने न्यायाधिकरण की सिफारिश की, तो ड्यूगिट ने एक न्यायाधिकरण की सिफारिश की है और कहा है कि प्रत्येक नियम जो समाज में पारित किया जाएगा वो सामाजिक समीक्षा के अनुकूल है अथवा प्रतिकूल है, इसको जानने के लिए उस न्यायाधिकरण द्वारा परीक्षित किया जाएगा। ऐसी बात आई थी ड्यूगिट की। और इहरिंग ने इसी के लिए क्या किया था? हितों का संतुलन। ठीक है ना? उन्होंने हितों का संतुलन किया था और व्यक्ति के हित और सामाजिक हित में सामंजस्य बिठाया था। सामाजिक गति के 4 तुला यंत्र उन्होंने माने थे। हितों का संतुलन उन्होंने किया है तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यह विस्तार तो डीन रास्कोपाउंड ने किया है, लेकिन उन्होंने सामाजिक गति के 4 तुला यंत्र खोजे थे और उन तुला यंत्रों का समेकन किया था, अर्थात उन्हें संतुलित किया था और संतुलन के माध्यम से उन नियमों की खोज करनी चाहिए थी। लेकिन पूर्व के दोनों विचारक विधि को सामाजिक नियंत्रण का साधन मान रहे हैं, यानी समाज को इस प्रकार नियंत्रित कैसे किया जाए कि वो समाज के तौर पर संगठित लगातार बना रहे और शांत और प्रसन्न ये भी बना रहे। ठीक है ना? सामाजिक नियंत्रण का साधन उन्होंने माना था, तो सामाजिक नियंत्रण पर उनका जोर है। और सामाजिक नियंत्रण क्या है? विधि का काम। ये वो काम है जो कानून समाज में करेगा। ठीक है ना? इसलिए चूंकि ये विधि के कामों पर जोर दे रहे हैं इस रूप में कि विधि सामाजिक नियंत्रण कर सके, इसलिए इन्हें समाजशास्त्रीय विधि शास्त्र, ठीक है, यानी विधि का उपयोग, ठीक है, इस प्रकार कैसे किया जाए कि उससे विधि का उद्देश्य अर्थात सामाजिक नियंत्रण ये प्राप्त हो जाए। इसलिए लोग समाजशास्त्रीय विधि शास्त्र की बात कर रहे हैं, अर्थात ऐसी विधियां बनाए जाने की तकनीक खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं जो समाज को समाज बनाए रखेगी। इसलिए इन्हें समाजशास्त्रीय विधि शास्त्र का विचारक ये कहा गया। और यह विधि के समाजशास्त्र की बात कर रहे हैं कि समाज विधियों को जन्म कैसे देता है, ठीक है, समाज से विधि पैदा कैसे होती है। ठीक है, और वो कहते हैं समाज से विधि पैदा तभी होती है जबकि वो समाज को संगठित बनाए रखने में सहयोग करती है। ठीक है, तो मूल रूप से ये भेद बड़ा क्षीण दिखाई देता है, समाजशास्त्रीय विधि शास्त्र और विधि का समाजशास्त्र, लेकिन फिर भी भेद है। वो विधि के कामों पर ध्यान दे रहे हैं और ये सैद्धांतिक अध्ययन कर रहे हैं विधि के कामों का कि विधि, ठीक है, एक जीवन प्रणाली किस ढंग से समाज के तौर पर संगठित बनाए हुए है। इसलिए इस प्रणाली को
विधि माना जाएगा, भले ही वो न्यायिक निर्णय द्वारा मान्यता प्राप्त है या नहीं है, भले ही वो संविधि के रूप में विकसित हुई या नहीं है, नहीं हुई, भले ही उसे संहिता के तौर पर मान्यता मिली या नहीं मिली। इससे क्या मतलब? गाय गाय है, उसे तुम गधा कहो, उसे तुम कुछ मत कहो। अरे भाई, वो जीवन प्रणाली है, उसका पालन हो रहा है, उसके पालन से लोग शांत और प्रसन्न है। तो आपने विधि किसको नाम दिया था? जीवन प्रणाली को दिया था ना। आपने आदमी किसको कहा था? उसको ना, जिसके दो हाथ थे, दो पैर थे, जो आदमी जैसा व्यवहार करता था, उसी को कहा था ना। ये आदमी जैसा व्यवहार करते हैं तो इन्हें आदमी क्यों नहीं मान रहे? ठीक है, इनका नाम घसिया रेखा है। इससे मतलब क्या है? आपने जो आदमी के गुण बताए वो इनमें हैं या नहीं है? तुम कहते हो कि ये नहीं मानते ये आदमी है, तो ये कौन होते हैं? अगर ये भी मानते हैं कि ये आदमी है तो ये ठीक आदमी है, या फिर ये गलती नहीं कर रहे हैं। लेकिन आदमी के गुण जिसमें है वो आदमी है। अगर ये नहीं मान रहे तो या तो ये गलत है और या ये मूर्ख है। तो इनकी मूर्खता या गलती के कारण हम आदमी को आदमी मानना तो नहीं बंद करेंगे, उसे तो हम आदमी ही मानेंगे। ईहर्लिच का यही जोर है। ईहर्लिच यही बात है कि भले आदमी, अगर कोई जीवन प्रणाली है, अर्थात जीवन जीने का ढंग है, जिसने समाज को शांत और प्रसन्न रखा है, तो वो विधि है। ठीक है, क्योंकि वो विधि का काम कर रही है, वो है विधि। उसे संविधि ने मान्यता दी, उसे निर्णयक विधि ने मान्यता दी, या उसे संहिता ने मान्यता दी, इसकी जरूरत ही कहां है? तो है ही, बिकॉज दैट इज द लिविंग लॉ। वो लॉ की तरह जीवित है, अर्थात उसका लगातार। किसे जीवित मानते हो? जरा कल्पना करो, आप जीवित मनुष्य कहते किसको? वो जो मनुष्य के काम कर रहा है, अन्यथा मृत शरीर कुछ बदलता तो नहीं है। 24-25 घंटे तो कम से कम नहीं बदलता है। जब पहली बार आप उसे घोषित करते हो कि वो मृत हो गया, उस समय तो उसमें गर्मी भी होती है, सिर्फ आंखें बंद होती हैं और कुछ भी नहीं होता। लेकिन जीवन के लक्षण नहीं है उसमें। सांस नहीं आ रही, दिल नहीं धड़क रहा, अंग प्रत्यंग काम नहीं कर रहे, इसलिए आप कह रहे हो वो मृत है। जैसे ही शरीर ने अपना काम बंद किया, जो उसका काम है, आप कहते हो वो मर गया। जब तक उसका शरीर अपना काम कर रहा है, आप कहते हो वो जिंदा है। तो वो कानून जो काम कर रहा है, वो जीवन प्रणाली जो काम कर रही है प्रणाली के तौर पर, आप उसे विधि नहीं कह रहे, सिर्फ इसलिए कि वो स्टैट्यूट, इसके माध्यम से मान्यता उसे नहीं मिली, सिर्फ इसलिए कि निर्णयक विधि में उसका पालन नहीं हुआ, तो निर्णयक विधि महत्वपूर्ण है या विधि के गुण ये महत्व के? क्या महत्व का है? डॉक्टर की घोषणा महत्वपूर्ण है या मृत्यु की घटना महत्वपूर्ण है? डॉक्टर घोषित करेगा। अगर डॉक्टर जिंदा आदमी को मृत घोषित कर दे, तुम चिट्ठी बांध के उसे जलाओगे, तुम हत्या में जेल जाओगे और डॉक्टर पागल खाने जाएगा। ठीक है ना? डॉक्टर की घोषणा महत्व की नहीं है।
जीवन के लक्षण महत्वपूर्ण है। वो जिसमें है वो जीवित है, जिसमें नहीं है वो नहीं जीवित है। कानून समाज को शांत और प्रसन्न बनाता है, बना रहा है, वो कानून है। निर्णय विधि क्या कहती? कहती रहे जो कहती हो। संविधि क्या कहती? कहती रहे। संहिता क्या कहती? कहती रहे। यद्यपि संविधि, निर्णय विधि, संहिता ये भी अच्छे लोगों द्वारा बनाई जाती है, इसलिए वे उपेक्षा नहीं करते। लिविंग लॉ की, उसे लिविंग लॉ कहे क्यों रहे हैं? क्योंकि वो लिविंग है, ठीक है ना? वो लॉ के तौर पर लिविंग है, क्योंकि लॉ क्या है? जीवन जीने का ढंग, ठीक है ना? लॉ प्रणाली ही तो है, आचरण का नियम ही तो है, जीवन जीने का ढंग है लॉ। और जीवन जीने का वो ढंग समाज में जीवंत है, लोग जी रहे हैं उसके मुताबिक, लोग जी रहे हैं। इसके लिए इहर्लिच ने क्या किया? इहर्लिच ने शोध किया है, रिसर्च की है। इनफैक्ट इहर्लिच रिसर्च स्कॉलर ही है, उनके प्रोफेसर हैं वो, उनके विद्यार्थी लोगों के पास गए, उनसे चर्चा की है और उन्होंने पाया कि संविधि, निर्णय विधि और संहिता में जो कुछ अभिव्यक्त हुआ है उसका तो बहुत कम लोग पालन कर रहे हैं। उससे अलग हटकर लोगों की अपनी ही विधि है, वे उसके मुताबिक जी रहे हैं, ठीक है? लोग पति पत्नी परस्पर कर्तव्यों का निर्वाह इसलिए नहीं कर रहे हैं, हिंदू लॉ में यह लिखा है। वे पारिवारिक शांति और अपना दायित्व मानकर वैसा कर रहे हैं। प्रेरणाएं अलग हैं और कई बार तो वो उन सिद्धांतों का पालन कर भी नहीं रहे जो आपने निर्णय विधि में कहा है, कुछ नहीं कर रहे। तो उनका कहना है कि लॉ वो है जो लॉ के लक्षणों से युक्त है। जीवित व्यक्ति वो है जिसमें जीवन के लक्षण है। डॉक्टर थोड़ी घोषित करेगा, ठीक है, डॉक्टर एक युक्ति संगत मनुष्य होता है, अक्सर वो जीवित को ही जीवित घोषित करता है, मृत को ही मृत घोषित करता है, ये सही है। लेकिन ये सिद्धांत नहीं हो सकता कि डॉक्टर जिसे जीवित मानेगा वही जीवित है, ये सिद्धांत नहीं हो सकता। डॉक्टर जिसे मृत मानेगा वो मृत होगा, यह भी सिद्धांत नहीं हो सकता। तो सिद्धांत यह नहीं हो सकता कि निर्णय विधि ही विधि होती है, सिद्धांत यह नहीं हो सकता कि संविधि ही विधि होती है, इंस्टीट्यूट ही लॉ होता है। और अक्सर आप लॉ कॉलेजेस में, इसीलिए हम कहते कॉलेज न जाओ ज्यादा बेहतर है, इसीलिए हम मना करते। बना तो हम नहीं करते, खैर ठीक है, हम तो लेकिन खुश होते हैं इस बात पे कि जब कोई हमें बताता है कि हम कॉलेज नहीं जाते तो बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि अधिकांश जगह आपको ये बताया ही नहीं जाता। वहां यही बताया जाता है कि जो इंस्टीट्यूट है वही कानून है। तो फिर तो बात यह भी होगा कि डॉक्टर कहे वही जीवित है। डॉक्टर कह दे मर गए तो तुम तुरंत ही लेके चल दो, ये तो कोई सिद्धांत नहीं हुआ, निर्धारक डॉक्टर तो नहीं है। हाँ ये ठीक है, आप ये कहो कि अक्सर विधायिका जो बनाती है, संविधि जो होती है वो कानून होता है, लेकिन ये 100% ठीक नहीं। जैसे अभी उदाहरण दे रहे थे कि ठीक है, बीएनएसएस सेक्शन 19 सबसेक्शन 3 की बात ये कर रहे थे कि उसमें लिख गया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में अपॉइंट
एनीबडी टू एक्ट एज ए असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो क्या आप ऐसे ही पढ़ लेंगे इसे? तो क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नंदू रिक्शे वाले को भी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरह काम करने के लिए नियुक्त कर देंगे और हम देखते रहेंगे? ये तो कोई कानून नहीं हो सकता। और अगर आप इसे इसलिए कानून मान रहे कि विधायिका ने कह दिया, तो ये बात वैसा ही है जैसे डॉक्टर ने कह दिया कि मर गए तो हम मर गए। ये कौन सा तर्क हो सकता है? ये तो वो काम तय करेगा कि अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये करें कि किसी को भी नंदू रिक्शे वाले को अगर अपॉइंट कर दें असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में काम करने के लिए, कर पाएगा? इसका मतलब ये हो गया कि इस लाइन को ऐसे पढ़िए। हालांकि इस लाइन को ऐसे तब तक नहीं पढ़ा जाएगा जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आ जाएगा, लेकिन वे अधिकृत व्याख्याकार हैं, वे व्याख्याओं को मान्यता देते हैं, ठीक है? लेकिन व्याख्या चलती है, की जाती है। अगर हम मानकर बैठ जाएंगे तो व्याख्या का मौका ही कहां आएगा, ठीक है? तो यहरलिच यही कह रहे हैं। उन्होंने अपने स्टूडेंट से रिसर्च कराई है समाज में कि समाज क्या संविधियों के मुताबिक जिंदा रह रहा है, क्या इंस्टीट्यूट्स के मुताबिक जिंदा रह रहा है, क्या निर्णय विधि के मुताबिक जिंदा रह रहा है? तो वो ये पा रहे हैं यहां ठीक है, कई जगह उनका पालन हो भी रहा है। लेकिन अगर इंस्टीट्यूट, संविधि या निर्णय विधि समाज की चेतना के विरुद्ध है, तो समाज अपने ढंग से जी रहा है और शांत और प्रसन्न है। शांति और प्रसन्नता, इसको स्थापित कर देना ही कानून का मौलिक लक्षण है। इसलिए समाज जिस ढंग से जी रहा है वो ढंग कानून ही है, भले ही उसे संविधि, इंस्टीट्यूट या निर्णय विधि द्वारा मान्यता नहीं मिली है। हाँ, ऐसा भी है कि इन तीन के मुताबिक भी जी रहा है। ऐसा भी है कि डॉक्टर यूं ही तो नहीं घोषित करता कोई बात, ठीक है? तो वो कहते हैं लिविंग लॉ होता है, लिविंग लॉ। लिविंग लॉ ये टर्मिनोलॉजी वो क्यों लाए हैं? इसलिए क्योंकि वो जीवित जीवन प्रणाली है जिसके मुताबिक लोग जी रहे हैं, इसलिए वो लिविंग लॉ है। और लिविंग लॉ का एक भाग निर्णय विधि आदि के रूप में, निर्णय विधि आपका संविधि और संहिता, इस रूप में भी अभिव्यक्त हो जाता है। अन्यथा विधि सजीव ही है, यानी होता लिविंग लॉ ही है। लिविंग लॉ प्रकट आपको दो रूपों में दिखाई देता है। परमात्मा स्त्री और पुरुष थोड़ा ही है, ठीक है ना? परमात्मा तो न स्त्री है और न पुरुष है, ठीक है ना? ला तो न संविधि है, न इंस्टीट्यूट है, न कोड है, न उत्तराधिकार की परंपरा है। ला तो वो जीवन प्रणाली है जो समाज में जीवंत है, ठीक है ना? ला तो वो जीवन प्रणाली है, ला तो वो ढंग है जो समाज में जीवंत है। अर्थात ला तो लिविंग लॉ ही होता है, ला तो सजीव ही होता है। इस सजीव लॉ का प्रकटीकरण हमें दो रूपों में दिखाई देता है, ठीक है ना? परमात्मा तो सब में है, वो न स्त्री है, न पुरुष है, न हाथी है, न घोड़ा है, कुछ नहीं, सब में परमात्मा ही है, ठीक है ना? सब कुछ सब में एक ही है, ठीक है? आप कहीं जाओ वही है। तो इसलिए ला तो लिविंग ही है, ला तो सजीव ही है,
आप जब उसे देखना शुरू करते हो, आप जब उसे खोजना शुरू करते हो, तो वो दो रूपों में आपको मिलता है। एक संविधि, इंस्टीट्यूट, निर्णय विधि, इस रूप में मिलता है। और अगर आप ये मानकर बैठ गए कि सिर्फ यही ला है, तो आप भूल में, ठीक है ना, आप भूल में हैं। जिसे कहते हैं ना निराकार और साकार, वो कहते हैं आप पत्थर की पूजा कर रहे हैं, तो पत्थर में परमात्मा नहीं है। ठीक है, पत्थर में भी तो है। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से निराकार परमात्मा का, ठीक है, परमात्मा की उपासना होना चाहिए, तो तुम बौद्ध बिहार में ही क्यों जा रहे, यहीं बैठ के करो ना निराकार परमात्मा की उपासना। तुम मस्जिद में ही नमाज पढ़ने क्यों जा रहे, यहां पढ़ो ना, क्या दिक्कत है? ठीक है ना, वहां भी परमात्मा है और यहां भी है, पत्थर में भी है, हम में भी है। तो चाहे पत्थर की पूजा कर लो और चाहे निराकार परमात्मा की उपासना कर लो, महत्वपूर्ण क्या है? परमात्मा की उपासना यही महत्वपूर्ण है ना, किस ढंग से कर रही है तो महत्वपूर्ण नहीं है। तो ला लिविंग ही है, वो संविधि आज में प्रकट हुआ। आप ये मानकर बैठ के यही परमात्मा है, वहां नहीं है, तो आप भूल में है ना। परमात्मा तो दोनों जगह है, वो मंदिर में भी है, वो मस्जिद में भी है। आप मानकर अगर बैठ गए कि नहीं यही है बस, बाकी कहीं नहीं है, तो गलत कौन है, आप क्या सिद्धांत? लिविंग ला तो लिविंग है ही। आप ये मानकर बैठ गए यही चीजें होती हैं कानून, तो गलत तो आप है। आपको ये देखना चाहिए कि समाज किस जीवन प्रणाली को प्रणाली के तौर पर अनुपालित कर रहा है। ठीक है, ये तीन भी होता है, लेकिन इसके अलावा लिविंग लॉ ये आपको पाना है, खोजना है, तो कहां मिलेगा? उनका जरा पट्टे की संविधाएं देखो, विक्रय की संविधाएं देखो, उत्तराधिकार के नियम देखो समाज में, विवाह के तरीके देखो समाज में, तो आपको लिविंग लॉ दिखाई देगा। ठीक है ना, शादी कैसे होगी कोई नहीं बता रहा, लेकिन वैसे ही होती है। और वैसे नहीं होती तो वो कहते हैं कि ऐसे बिठाने हुए हो क्या? अरे भाई कहां मानते हैं? वो कहते नहीं शादी हुई नहीं, करनी ही होगी। इंस्टीट्यूट ने अगर कह दिया कि करनी ही होगी इसी ढंग से, तो उसने तो लिविंग लॉ को मान्यता दी है ना, उसने तो लिविंग लॉ को मान्यता दी है। तो लॉ तो लिविंग ही है, वो प्रकट हो रहा है संविधि में, वो प्रकट हो रहा है इंस्टीट्यूट में। ये अलग बात है प्रकट न भी हो, तुम्हारी मान्यता पर थोड़ी परमात्मा है, डॉक्टर की घोषणा पर थोड़ा जीवन है। तो यहर्लिच ने सजीव विधि की कल्पना की है, यहर्लिच लिविंग लॉ की बात करते हैं। इस ढंग से यहर्लिच सैविनी के नजदीक पहुंच जाते हैं। सैविनी ने लोक चेतना की बात की थी, सैविनी ने भी जीवन प्रणालियों की बात की थी, लेकिन सैविनी और यहर्लिच मूलभूत अंतर है दोनों में। सैविनी कहता है कि लोक चेतना प्रणाली विकसित करती है रूढ़ के तौर पर, लेकिन रूढ़ को राज्य की मान्यता मिलती है तब वो कानून बनता है। वो राज्य की मान्यता को जरूरी मान रहा है। क्यों? सैविनी के पूर्व के विचारक या सैविनी के समकालीन विचारक प्रमाणवादी हैं, ठीक है ना, और प्रमाणवादी राज्य की मोहर जरूरी मानते हैं, और प्रमाणवादी कानून को न्यायालयों के निर्णयों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में देखते हैं। वो कहते हैं न्यायिक और प्रशासकीय कार्यों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों की रचना की जा सके, इसके लिए कानून का निर्माण होता है। वो कानून का उद्देश्य ये देखते हैं।
न्यायिक और प्रशासकीय निर्णयों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत ये प्राप्त हो सके, इसके लिए कानून निर्मित होना चाहिए। और वे कानून का जो स्वरूप देखते हैं वो दंडात्मक दांडिक कानून का देखते हैं, ठीक है। और मानव आचरण के लिए नियमों के रूप में, अर्थात मानव आचरण की संस्था, हमने कहा था ना संस्था क्या होता है, नियमों का संग्रह, जो मानवों के आचरण को विनियमित करने के लिए निर्मित किया जाता है, इस रूप में विधि संस्था है। तो प्रमाणवादी दंड के माध्यम से एक संस्था को सुरक्षित करना चाहते हैं, यानी विधि को मानव आचरण के नियम के रूप में जन्म देना चाहते हैं, ठीक है। और न्यायिक निर्णय और प्रशासकीय निर्णय उन सिद्धांतों पर आधारित करना चाहते हैं। इसके लिए वो कानून का निर्माण ये देखते हैं, इसलिए वो राज्य की मोहर को जरूरी मानते हैं कि राज्य ही कानून बनाएगा। सेबिनी भी यही मानता है। सेबिनी कहता है लोक चेतना से कानून पैदा होता है। एक सोसाइटी के लोग, एक समाज के लोग जो उचित जानते हैं वही करते हैं, जो उचित जानते हैं उनके बीच कानून के रूप में वही प्रणाली मान्य होती है। सही है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन सेबिनी कहता है कि जो जीवन प्रणाली उन्होंने ठीक से जीने के लिए विकसित की है वो उस समाज के बीच कानून के तौर पर मान्य हो जाए। इसके लिए जरूरी होगा कि राज्य उसे मान्यता दे दे, ठीक है ना। और जब राज्य मान्यता दे देगा तो आगे समाज के विनियमन के लिए उस प्रणाली का उपयोग किया जाएगा, अर्थात न्यायिक निर्णय, प्रशासकीय निर्णय उस आधार पर लिए जा सकेंगे। यानी सेबिनी विधि का जो स्वरूप देखता है वो राज्य की मान्यता पर आधारित है, और उसका जो उपयोग देखता है सेबिनी वो न्यायिक निर्णय और प्रशासकीय निर्णयों के मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में देखता है। यही स्थिति प्रमाणवादियों की। वो प्रमाणवादी भी विधि का जो निर्माण देखते हैं उसका परम स्रोत राज्य को पाते हैं, और विधि का जो उपयोग देखते हैं वो मानव आचरण को विनियमित करना और साथ ही साथ न्यायिक निर्णयों और प्रशासकीय निर्णयों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों की रचना करना, ये उसका उपयोग देखते हैं। ईहर्लिच इससे डिफरेंट है। ईहर्लिच यहां तक सहमत है सेबिनी से कि समाज की चेतना कानून पैदा करती है, लेकिन राज्य मान्यता दे भाड़ में जाए। डॉक्टर घोषणा थोड़ी करेगा, डॉक्टर की घोषणा से आदमी जिंदा और मृत ये थोड़ी डिसाइड होगा। डॉक्टर अगर जिंदा को मृत घोषित करेगा, मृत को जिंदा घोषित करेगा, तो डॉक्टर मूर्ख है या डॉक्टर पागल हुआ है। हम डॉक्टर को छोड़ेंगे, व्यक्ति को जीवित या मृत तो नहीं मान लेंगे, ठीक है। अगर डॉक्टर जीवित को जीवित कहेगा, मृत को मृत कहेगा, हम उसे सम्मान देंगे। वो मृत को जीवित कहेगा, जीवित को मृत कहेगा, तो हम थोड़ी मान लेंगे उसकी। यहां सेबिनी, ठीक है, ईहर्लिच से पीछे दिखाई देता है और ईहर्लिच थोड़ा आगे दिखाई देता है। ईहर्लिच आगे की बात कह रहे हैं। ईहर्लिच कह रहे ला तो लिविंग है ही, वो राज्य मानेगा नहीं मानेगा इससे क्या फर्क पड़ता है। राज्य मानेगा अच्छी बात है, नहीं मानेगा तो राज्य गलत, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट, संविधि, न्यायिक निर्णय ये थोड़ी तय करेंगे, ये उसके अनुरूप है, बहुत अच्छी बात। नहीं है तो भी वो लिविंग लॉ तो है। तो वो कहते हैं किसी भी समाज में लॉ लिविंग लॉ होता है, सजीव विधि होती है। उस सजीव की विधि का बहुत छोटा रूप राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संविधि, संहिता और न्यायिक निर्णयों के रूप में भी दिखाई देता है, और सजीव विधि का अधिकांश भाग उसे खोजने के लिए आपको विवाहों की संविदा जो उस समाज में हो रही है,
ठीक है, आपका विक्रय और क्रय की संविदा जो समाज में हो रही है, विवाहों की जो संविदा, संविदा तो नहीं कहना चाहिए, विवाह उस समाज में जिस ढंग से हो रहे हैं, उत्तराधिकार वहां जिस ढंग से डिसाइड हो रहा है, उस सब का अध्ययन करना पड़ेगा, तब उस समाज के असली लिविंग लॉ की दर्शन आपको होंगे। हो सकता है ये इंस्टीट्यूट वगैरह उस लिविंग लॉ के अनुरूप भी हों, और ये भी हो सकता है उसके अनुरूप न हो। अगर उसके अनुरूप नहीं है तो फिर इनकी प्रभावकारिता कुछ नहीं होगी, और अगर उसके अनुरूप होंगे तो उसकी प्रभावकारिता होगी। ये ईयरलिस्ट का इंट्रोडक्शन है। अभी ईयरलिस्ट पे एक लेक्चर और लेना पड़ेगा, तब ईयरलिस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अगर भगवान ने सहयोग किया, या भगवान, सहयोग तो खैर भगवान नहीं करते, लेकिन अगर भगवान की कृपा रही, सहयोग तो गलत शब्द है भगवान के साथ, अगर उनकी कृपा रही तो कल हम लोग ईयरलिस्ट कंप्लीट कर लेंगे। देखिए